हेलो प्यारे विद्यार्थी, देखिए आज मैं फिर से दूसरा पॉलिटिकल क्लास लेकर आया हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे एकता, अखंडता और बंधु तत्व क्या होता है, इसमें भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, आइए, क्या होता है संप्रभु। क्या होता है संप्रभु? संप्रभु के बारे में समझते। संप्रभु का वास्तविक अर्थ है स्वयं का प्रभु होना। संप्रभु का जो अर्थ होता है वास्तविक, वह क्या होता है? स्वयं का प्रभु होना। कहता है जो देश अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता होता है उसे संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। जो देश कहता है अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं, उस देश को कहा जाता है संप्रभु। कहता है संप्रभुता अलग अलग तत्व में निवास करती है। संप्रभुता अलग अलग तत्व में क्या करती है? निवास करती है। जैसे देखिए भारत में कहता है लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? जनता है। जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। भारत में सबसे बड़ा अगर लोकप्रिय संप्रभुता माना गया, किसे माना गया? जनता को माना गया। कानूनी संप्रभुता किसको माना गया? अगर कानून में संप्रभुता दिया गया है तो किसको माना गया? संविधान को माना गया है कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है, वही सर्वश्रेष्ठ है। अगर वास्तविक संप्रभु कहा जाए तो पीएम को कहा गया। नहीं, पीएम किसको? पीएम उसे जनता के द्वारा बनता है। अब आते हैं समाजवादी में, हम देखते हैं, ठीक है। समाजवादी में देखते हैं, समाजवादी के अंतर्गत हम पहला देखते हैं क्या है? पूंजीवादी। पूंजीवाद। पूंजीवाद पूंजीवाद को कहा जाता है उदारवाद। इसका जनक कौन है? जोहान लॉक है। जोहान लॉक है। कहता है ऐसी व्यवस्था जिसमें, ठीक है, आर्थिक यानी अर्थ, कहता अर्थ का पर कोई सरकार का प्रभाव हस्तक्षेप नहीं पड़ता है। यानी अर्थव्यवस्था पर, कहता है अर्थव्यवस्था पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं पड़ता है। उदारवाद यानी पूंजीवाद किसे कहा जाएगा? कहता है ऐसी व्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसे कहा गया पूंजीवाद। जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो उसे कहा गया है पूंजीवाद। आइए आप देखते हैं मार्क्सवाद। इसका जनक क्या है? कार्ल मार्क्स है। यह जर्मनी से संबंधित है। यह जर्मनी से संबंधित है। यानी मार्क्सवाद देखते हैं, उसका जनक है कार्ल मार्क्स। यह जर्मनी से क्या है? संबंधित है। कहता है पूंजीवाद के खिलाफ विचारधारा जिसमें मजदूर एक होकर संपत्ति को आपस में बांट लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? मार्क्सवाद। जिसमें मजदूर क्या करता है? अपने संपत्ति को बराबर भाग में बांटते हैं। क्या करते हैं? अपने बराबर भाग में बांटते हैं, सभी को बराबर भाग में संपत्ति मिले, उसी को कहा गया क्या? मार्क्सवाद। क्या कहा गया? मार्क्सवाद। नहीं, आइए दोबारा से इसको पढ़ते हैं। मार्क्सवाद का जनक क्या है? तो कार्ल मार्क्स है। जर्मनी से संबंधित रखता है। कहता है पूंजीवाद के विचारधारा, पूंजीवाद के विचारधारा जिसमें कहता है मजदूर एक होकर अपने संपत्ति को आपस में बांट लेते, संपत्ति को आपस में बांट लेते, उसे कहा गया मार्क्सवाद। अब आते हैं समाजवाद के बारे में। इसका जनक क्या है? लेनिन है। या सोवियत संघ यानी रूस से संबंध रखता है। साम्यवाद कहता है इसका जनक क्या है? लेनिन है। या सोवियत संघ रूस से संबंध रखता है। कहता है ऐसी विचारधारा जिसमें सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें सरकार का उस पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। जैसे जितने भी टैक्स है मान लीजिए उस पर सरकार का क्या है? नियंत्रण है। जितने भी रेलवे विभाग है क्या है? सरकार का नियंत्रण है। जितने भी सैनिक है उस पर क्या है? सरकार का क्या है? नियंत्रण है। तो ऐसी विचारधारा जिसमें सरकार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है, जैसे सरकारी स्कूल अभी सरकार का हाथ में है, स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, ये बहुत सारे क्या है? अभी क्या है? सरकार का पास में है, सरकार का इस पर क्या है? नियंत्रण है। अब आ जाओ साम्यवाद को हम देखते हैं। इसका जनक क्या है? माओ त्से तुंग। साम्यवाद को जनक कहा जाता है माओ त्से तुंग। यह चीन से संबंध रखता है। कहता है इस व्यवस्था में अर्थव्यवस्था का नियंत्रण सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है। ये राज्य को स्वीकार नहीं करते, ये राज्य को नहीं मानते हैं, ये राज्य को स्वीकार नहीं करते साम्यवाद में। इसमें कुछ ही लोगों के पास क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। साम्यवाद में क्या रहता है? कुछ ही लोगों के पास क्या रहता है? नियंत्रण रहता है, उसी को कहा गया साम्यवाद। यह चीन से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं।
कहता है भारत के संविधान में समाजवाद का प्रयोग समानता लाने के लिए किया गया है। कहता है भारत के संविधान में जो समाजवाद का प्रयोग किया गया है वह सिर्फ समानता लाने के लिए किया गया है। जो भारत में संविधान में समाजवाद का प्रयोग समानता लाने के लिए किया गया। कहता है भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है। जो भारत का समाजवाद है वह क्या है, गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का क्या है, मिश्रण है। हम यहाँ पर एक नोट लिख रहे हैं, नोट में हम इसको नोट करके बता रहे हैं। समाजवादी शब्द को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। पूछेगा समाजवाद शब्द को कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। उसके बाद आगे चलिए, आगे आते हैं अब पंथ निरपेक्ष पर। पंथ निरपेक्ष पर पंथ निरपेक्ष को कहा गया तो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इसके बारे में हम समझिए। यानी धर्म का अर्थ है धारण करना होता है। धर्म का अर्थ क्या होता है, धारण करना। पंथ निरपेक्ष शब्द या धर्म निरपेक्ष, इसमें एक धर्म शब्द आया। धर्म का अर्थ है यानी धारण करना। नियमों का वह समुच्चय जिसे व्यक्ति अपने जीवन में धारित करता है उसे धर्म कहते हैं। नियमों का वह समूह जो व्यक्ति अपने जीवन में क्या करता है, उसे धारण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम धर्म कहते हैं। कहते हैं भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है परंतु राज्य सभी धर्मों को क्या कहता है, बराबर मानता है। कहते हैं भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, कोई स्पेशल राज्य का कोई स्पेशल एक धर्म प्रदेश नहीं बना है, लेकिन क्या करता है, सभी धर्मों को क्या करता है, वह सम्मान करता है। सभी धर्मों को क्या करता है, वह सम्मान करता है। पंथ निरपेक्ष शब्द महात्मा गांधी ने दिया था। पूछेगा पंथ निरपेक्ष शब्द किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने इस शब्द को दिया था, पंथ निरपेक्ष शब्द को। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक्स, जिसमें जनता का शासन हो। लोकतांत्रिक में किसका शासन हो, जनता का शासन हो। लोकतांत्रिक शब्द में लोकतांत्रिक का मतलब हुआ जिसका जनता का शासन हो। कहता है जनता का शासन ही लोकतंत्र है, जिसमें जनता का शासन चले, जनता ही सबसे ऊपर है, जनता ही संप्रभुत्व है। कहने का मतलब जनता का उसमें महत्व हो, जनता को ही सर्वोपरि माना जाए। कहता है जनता का शासन ही क्या है, लोकतंत्र है। कहता है लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ होता है विकल्पों का होना और चुनने के लिए स्वतंत्र होना। जनता आपको राजा बनाया है, आप अच्छे काम नहीं करते, जनता क्या होता है, विकल्प चुनता है। आपको क्या करेगा, हटा देगा, फिर दूसरे को क्या बनाएगा, राजा बनाएगा, यानी सरकार बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा, सारे कुछ बनाएगा। तो जिसमें क्या हो, जनता को चुनने के लिए विकल्प मौजूद हो, जनता को चुनने के लिए विकल्प मौजूद हो, वह लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। कहता है जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है शासन। जनता के लिए, जनता के द्वारा, और क्या होता है, यही होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है लोकतंत्र। कहता है भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष, यानी सरकार प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या होता है, बनती है। भारत में जो लोकतंत्र के द्वारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग किया गया है। जो क्या करता है, हम एक प्रतिनिधि चुनते हैं, हमारा वह प्रतिनिधि क्या करता है, वह जाकर क्या करता है, हमारे तरफ से क्या करता है, वह आवाज़ उठाता है, हमारे लिए, हक के लिए वह लड़ता है। तो वही कहता है भारत में अप्रत्यक्ष यानी सरकार प्रतिनिधियों के माध्यम से बनती है। भारत में जो सरकार बनता है प्रतिनिधि के माध्यम से बनते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, सांसद विधायक सभी को चुनकर भेजते हैं, जो हमारे लिए क्या करता है, हमारे लिए वह क्या करता है, हमारे व्यवस्था को बनाए रखते हैं। अप्रत्यक्ष, कहते हैं अप्रत्यक्ष में जनता से, अप्रत्यक्ष में जनता ही बनाता है, वह प्रतिनिधि नहीं होता है। तो पूछेगा किस देश में अप्रत्यक्ष होता है, तो स्विट्जरलैंड में। किस देश में अप्रत्यक्ष सरकार बनता है, तो नहीं, स्विट्जरलैंड में।
उसके बाद हम बढ़ते हैं गणराज्य की तरफ। जहां राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचन होता है उसे क्या कहा जाता है? गणराज्य कहता है। कहता है जहां राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचन होता है उसे क्या कहा जाता है? गणराज्य कहा जाता है। कहता है भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होती है। भारत में राष्ट्रपति क्या होती है? निर्वाचित होती है, खुद से नहीं बन जाता है। वह क्या होता है? गणराज्य होता है। क्या होता है? गणराज्य होता है। नोट में देखते हैं, ब्रिटेन यानी लोकतंत्र है परंतु क्या है? गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन एक लोकतंत्र है परंतु गणराज्य नहीं है। वहाँ क्या होता है? वहाँ सरकार नहीं बनता है, स्वयं से एक रानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? बनते जा रहा है। फिर से देखिए, जहां राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचन होता है, निर्वाचन के द्वारा चुनकर जो आता है उसे क्या कहते हैं? गणराज्य होता है। भारत में राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होती है। लेकिन ब्रिटेन में लोकतंत्र है परंतु गणराज्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं न्याय के बारे में। हमें न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय किस प्रकार मिलना चाहिए? हमें सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, नहीं समाज में न्याय मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय, फिर उसके हमें आर्थिक रूप से भी हमें न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद राजनीतिक रूप से भी हमें न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय में यानी समाज, धर्म, जाति सभी में क्या मिलना चाहिए? हमें न्याय मिलना चाहिए। समाज में कोई छुआछूत नहीं हो, धर्म में हमें न्याय मिलना चाहिए, सभी मंदिर में पूजा पाठ कर सकते। जाति में भी हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें जाति के नाम पर बंटवारा नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। हम सभी जगह जाकर कह रहे हैं स्वतंत्र रहे। तो समाज, सामाजिक, धार्मिक और जाति इस सभी में क्या होना चाहिए? हमें बराबर का न्याय हमें दिलाता है। आर्थिक में क्या होना चाहिए? हमें कामकाज में क्या होना चाहिए? आर्थिक रूप से हमें समानता मिलना चाहिए। हमें नौकरियों में क्या मिलना? समानता चाहिए। हमें फॉर्म भरने में समानता का अवसर मिलना चाहिए। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक में हमें चुनाव कराने के, चुनाव लड़ने का समानता मिलना चाहिए। हमें वोट देने का क्या मिलना चाहिए? समानता का अधिकार मिलना चाहिए। हमें इस प्रकार हमें न्याय में हमें मिलना चाहिए। जिस प्रकार यानी सामाजिक में देखें हम आर्टिकल 38, 41, 42, 46, 37 और 39, इस समय में हमें न्याय का बात मिलेगा। महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, उसे भी न्याय मिलना चाहिए। तो सभी न्याय के यानी समाज में जो न्याय होता है वह सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। जितने भी न्याय होगा, हमें कहने का मतलब हमें उसमें बराबर का अधिकार, हमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। आर्थिक में हमें काम काज, पैसा कमाने का, नौकरी में, सारे कुछ में क्या होना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक में हमें वोट डालने का क्या होना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। चुनाव लड़ने का न्याय मिलना चाहिए, वोट देने का न्याय मिलना चाहिए, आदि होना चाहिए। तो आज का क्लास प्यारे विद्यार्थी इतना ही तक रहेगा। फिर हम आगे क्लास पॉलिटिक्स की लाएंगे। धन्यवाद।